एवरीवन, दिस इज नेहा साइनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? फोर्स। फोर्स एक वो वर्ड है जो आप डेली लाइफ में मोस्टली यूज करते हैं। ऐसी शायद कोई ही चीज होती होगी जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई ना करते हो। फोर्स को हम लोग यूज बहुत बार करते हैं, लेकिन फोर्स के बारे में शायद आज तक पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है। फोर्स जितना समझना जरूरी है उतना ये भी जानना जरूरी है कि फोर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह से आप फोर्स को यूज करते हैं। आइए चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि फोर्स होता क्या है। इन फिजिक्स द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी चीज को जब पुश करते हैं और पुल करते हैं। पुश जब हम किसी चीज को धकेलते हैं, पुल जब अपनी तरफ खींचते हैं। देखिए, जब पुश और पुल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस चीज के ऊपर अपना पूरा मास लगाना होता है, अपनी बॉडी का जो वेट है हमें उस पर अप्लाई करना होता है, तब कोई चीज पे हम पुश और पुल का यूज कर पाते हैं। तो द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड ए फोर्स। पुश एंड पुल कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। हम किसी चीज के ऊपर पुश और पुल तभी तो लगा पाएंगे जब उसके साथ इंटरेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये डस्टर है, मैं इस डस्टर को कब तक पुल नहीं कर पाऊंगी या पुश नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं इसके ऊपर मतलब फोर्स ना लगाऊं, यानी कि इंटरेक्ट में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ को सिर्फ यहाँ पर लेके आऊं, इसके थोड़ा सा पास और कहूं कि इसको मुझे पुश करना है, लेकिन जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगी मैं इसको पुश कैसे कर पाऊंगी? और पुश करूंगी तो वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स में। कहने का मतलब, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए आप, यानी कि सिर्फ पुश और पुल करने के लिए आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारे डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास। मास, देखिए, अगर मान लीजिए कोई भारी सामान है और आपको उसको क्या करना है? पुश करना है, लेकिन आप किसी छोटे बच्चे से कहें, अब जो सामान आपको पुश करना है वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत ज्यादा है और बच्चे का जो मास है वो कम है, तो क्या वो उसको क्या कर पाएगा? पुश कर पाएगा? नहीं। तो आप किसी भी चीज को जो पुश करना चाहते हैं तो आपको किस चीज का ध्यान देना होगा कि उसका मास कितना है, यानी कि अपना मास जब आप इंटरेक्ट कराते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी आप क्या कर सकते हैं? उस पर फोर्स लगा के उसको धकेल सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है ये? द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कोज मतलब कारण, causes it to change its velocity। जब आप किसी चीज को धकेलते हैं, जब किसी की कार खराब हो जाती है तो जब पीछे से धक्का लगाते हैं, बाद में वो क्या आ जाती है? आपकी मोशन में आ जाती है, यानी कि हमने उसकी क्या चेंज कर दी? वेलोसिटी चेंज कर दी। यानी कि जब हम अपना मास लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, पुश और पुल करते हैं, तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब होता है एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करना यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ चुका है? आपके मोशन में। आई होप अब तक फोर्स तो आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं दोबारा से एक बार डिटेल करा देती हूँ। आपका फोर्स क्या होता है? ये पुश और पुल होता है जो किसी भी बॉडी के इंटरेक्शन में आने के बाद ही अप्लाई हो सकता है। मैं किसी भी चीज को तब तक पुश नहीं कर सकती हूँ जब तक मैं उसको टच ना करूं। खड़े खड़े तो मैं बोल नहीं सकती ना कि ये चीज पुश हो जाए या अपनी आगे की तरफ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी चीज के ऊपर पुश करने के लिए या पुल करने के लिए पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा, उसके इंटरेक्ट में आना पड़ेगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी है कि हमारा जो मास है वो भी इफेक्ट डालता है। अगर हम लोग कमजोर हैं और जो ऑब्जेक्ट हमें पुश करना है वो बहुत ज्यादा मास का है, बहुत ज्यादा भारी है, तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे? पुश नहीं कर पाएंगे। जो उसके बाद है वो देखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मुझे किसी भी बाहर के ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना है तो सिंपल सी बात है, बाहर से ही धक्का लगाना पड़ेगा। मैं अपने मन के अंदर से तो बोल नहीं सकती हूँ कि हाँ ये चीज आगे की तरफ सरक जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट की किसी भी स्टेट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट था वो अभी रेस्ट पोजीशन में है, तो मैं फोर्स लगाऊंगी तो वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है और मोशन ऑफ बॉडी। अगर कोई चीज मोशन में थी, मान लीजिए कोई मैंने एक बॉल ली हुई थी और मैंने उसको ग्राउंड पे रोल करा दिया, लेकिन मैं अगर उसको रोकना चाहूँ तो हाथ से रोक सकती हूँ। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं? फोर्स से
किसी भी मोशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, यानी कि स्टेट चेंज कर सकते हैं। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो हमारा फोर्स होता है उसकी क्या क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। दैट्स मीन इससे हमें क्या पता लगा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले ही कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर 2 न्यूटन क्या लगाया, फोर्स, तो 2 क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, परिमाप हो गया, और न्यूटन का मतलब उसकी क्या है, यूनिट, यानी कि आपकी जो फोर्स है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगी और उसकी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। आई होप ये चीज में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि आपका जो फोर्स है, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, यानी कि आप फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए पहला, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अंडरगो। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमारा फोर्स क्या कर सकता है। देखिए फर्स्ट है हमारा एक चेंज इन स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। भाई एक बॉल बहुत धीरे धीरे ग्राउंड पर रोल कर रही थी, हमने उसके पैर मारा, वो बहुत तेजी से बहुत स्पीड के साथ रोल करने लग गई, यानी कि हमने उसकी क्या कर दी, स्पीड को चेंज कर दिया। यानी कि आप फोर्स से क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सेकंड, एक चेंज इन डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल थी, वो क्या कर रही थी, हमारे ग्राउंड पे रोल कर रही थी, फिर हमने क्या किया, इधर से आके फोर्स लगाया, तो पहले वो ऐसे जा रही थी, अब वो बॉल कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। तो हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दैट्स मीन फोर्स क्या कर सकता है, पहला स्पीड चेंज कर सकता है, दूसरा आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड है, चेंज इन साइज एंड शेप। साइज एंड शेप यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका साइज एंड शेप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, अगर मैं चाहूं तो इस बॉक्स पे फोर्स लगाऊंगी तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और अगर हम चाहें, अगर मैं कोई रबड़ बैंड लूं और उस पर फोर्स लगाऊं तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसकी शेप और साइज शायद ना चेंज कर पाए, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि हमारा रबर हो गया, स्पंज हो गया, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। दैट्स मीन आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आप फोर्स लगा के उनकी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उनके साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दैट्स मीन आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स 3 टाइप्स का होगा, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, शेप एंड साइज चेंज। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फोर्सेस। अब हमारे ना फोर्सेस के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी कि आपको अगर किसी के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना है तभी आप उस पर फोर्स अप्लाई कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है और वो झूले पे झूल रहा है, वो स्विंग कर रहा है, तो सोच के देखिए अगर वो झूले पे बैठा है तो अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे ही नहीं तो आप उसको झूला कैसे पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसके टच में आएंगे, उसको टच करेंगे, उसको पुश करेंगे और फिर वो झूला झूलने लगेगा। दैट्स मीन जब भी हम किसी भी चीज को टच करके उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी कि हम उसके कांटेक्ट में आके उसको फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स हो जाता है। जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा विदाउट कमिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि ये इस तरह का फोर्स है जिसमें आप कोई भी कॉन्टेक्ट करेंगे ही नहीं, फिजिकली उसको टच करेंगे ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है।
देखिए जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपकी ग्रेविटी का फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है ना, सभी चीजों को अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, फोर्स लगाती है, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट तो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से इस चौक को नीचे की तरफ फेंकूंगी तो वो चौक नीचे चला जाएगा, जबकि कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, बीच में तो एयर है, लेकिन फिर भी वो कहाँ जा रहा है, अर्थ की तरफ। ऐसे ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया भी था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, एयर है। यानी कि कुछ फोर्सेस ऐसे हैं आपके यहाँ पे अर्थ पे जो फिजिकली कांटेक्ट में तो नहीं है, एक दूसरे के टच में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो वो फोर्स जो एक दूसरे के बीच में फिजिकली कनेक्ट नहीं है, टच में नहीं है, वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये थे आपके फोर्स के टाइप। आई होप आपके फोर्स को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है हमारा फोर्स, ये हम आगे नेक्स्ट कुछ पार्ट में भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हम ऐसे चीज सीखेंगे जहाँ पे फोर्स का यूज होगा। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद फटाफट देखिए। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, वो सभी हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारी न्यूटन्स लॉ के ऊपर। न्यूटन्स जो लॉ है वो हमें हमारी जनरल जो हमारी डेली लाइफ का रूटीन है उससे हमें कनेक्ट करने की कोशिश करता है, हमें समझाता है किस तरह से हम किसी भी चीज को रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, किस तरह से हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, किस तरह से फोर्स हमें इफेक्ट करता है। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैंने लिखा है, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड लॉ देखेंगे, फिर थर्ड लॉ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ जो हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है, दैट इज इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, अगर कोई भी नेट फोर्स आपकी बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है, देन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट चेंज, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज नहीं होगी। बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट, बॉडी क्या नहीं होगी, एक्सेलरेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, मैंने कोई भी एक बॉडी ले ली, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, मैंने चारों डायरेक्शन से फोर्स लगाया और वो फोर्स आपका सेम है, तो आपका नेट फोर्स उस पर क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो एक बात बताइए, जब मैं सेम फोर्स लगा रही हूँ, जितना फोर्स यहाँ से लगा रही हूँ उतना फोर्स यहाँ से लगा रही हूँ, क्या ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, क्या मूव करेगी, क्या नहीं, वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो चुका है, इस पे जीरो हो चुका है। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो आगे की तरफ जाएगी ही नहीं, उसमें वेलोसिटी आएगी ही नहीं, वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी ही नहीं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, दैट्स मीन इट नॉट एक्सेलरेट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। विदाउट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है और वो आपकी मूव करे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉल है और वो मूव कर रही है, तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो वो रेस्ट पोजीशन में कैसे आएगी, वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू बी एट रेस्ट। अब मुझे एक बात बताइए, ये चौक है और ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, जब तक मैं इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करूंगी कोई फोर्स, इमोशन में कैसे आएगा, ये जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा। अगर आप किसी टेबल पे कोई बुक रखते हैं तो वो बुक वैसे ही रखी रहेगी जब तक आप उसको उठा के क्या नहीं करते, किसी और जगह पे नहीं रखते हैं। तो जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ये हमारा क्या बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कितना इजी सा है। देखिए जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, वो टोटली आपका थ्योरेटिकल बेस है। वैसे आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए ये नॉर्मली आपका क्या है, मतलब थ्योरेटिकल समझाने के ऊपर है। आप अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहो तो प्रैक्टिकल तो हम डेली लाइफ में करते ही हैं।
आप देखते हैं कोई भी चीज अगर कहीं पे रखी हुई है तो जब तक आप उसको उठा के कहीं पे नहीं रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो अपनी जगह बदलेगा कैसे? अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यही आपका क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ। कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है न्यूटन्स लॉ में कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अंटिल कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्शनल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो आपको किसी भी चीज की स्टेट चेंज करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स। चलिए ये करने के बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी में ही जो आपका कंबाइन है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपने फिर कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। ये वर्ड कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया, यानी कि आपका जो फर्स्ट लॉ है ना वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया को अगर मैं हिंदी से बात करूं तो इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। जड़त्व का सीधा सीधा मतलब होता है जुड़ना, जड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी में बिल्कुल जड़ बना के रखते हैं, अपनी पकड़ बना के रखते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा इनर्शिया है, हमारा जड़त्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वही आपका इनर्शिया है। देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द इनएबिलिटी, यानी कि ये किसी भी जो आपकी कोई भी एक बॉडी होगी ना, उसकी इनएबिलिटी होगी, यानी कि उसकी क्षमता ही नहीं है वो करने की, ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। बेचारा खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, यानी कि ये किसी भी बॉडी की ना इनएबिलिटी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये डस्टर मेरे हाथ पे रखा है, ये रखा ही रहेगा, ये इसकी इनएबिलिटी है। वो खुद से चेंज ही नहीं कर सकता, वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता जब तक मैं इसको उठा के कहीं पे रख ना दूं। कहने का मतलब किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी टू चेंज बाय इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। बेचारा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यानी कि इनर्शिया जो होता है ना, वही आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या नाम दिया है, इनर्शिया का। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका नॉर्मली जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपके नेवी, एयरफोर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है कि आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसका अदर नेम क्या है। तो क्या है आपका, इनर्शिया। A body at rest remain at rest and cannot start moving on its own। अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, खुद से तो मूव करने से रहेगी। तो यही आपका इनर्शिया बताता है, और यही आपका क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दैट्स मीन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया दोनों क्या है, सेम। आपका जो इनर्शिया है, जो आपका न्यूटन्स लॉ है, वो ही इनर्शिया को क्या करता है, डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ भी यही था कि आप अगर रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। कब तक, जब तक कोई भी एक्शनल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। चलिए फटाफट से मैं आपको इनर्शिया के एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे इस डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं आएंगे, वो आएंगे हमारे एग्जाम्पल से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ हमारी बस का। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में खड़े हुए हैं, बस भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो, यानी कि आप बस में खड़े हुए हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ड्राइवर बस को चलाने की कोशिश करता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम बस में चल रहे, मतलब बस आपकी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो, लेकिन एकदम से अगर बस चल जाती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। हमारी बॉडी का सिर्फ हाफ पार्ट आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। तो आपका जो पैर है ना, आपका पैर बस की सरफेस के साथ जहां आप खड़े हैं वहां बिल्कुल अपनी पकड़ बना के खड़ा रहता है, जड़ बना के खड़ा रहता है, यानी कि इनर्शिया बना के खड़ा रहता है। अब आपके बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो इनर्शिया के साथ बिल्कुल जकड़ा हुआ है, वो ऐसे ही रहता है, रेस्ट में है, रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर बस को चलाता है, हम आगे की तरफ झुकेंगे। दैट्स मीन हमारी जो ऊपर वाली बॉडी है उस पर फोर्स लगेगा और हम हिल जाएंगे। तो हम किधर की साइड जाते हैं, आगे की तरफ। हमारी पूरी बॉडी नहीं हिलती है, हमारा ऊपर का पार्ट हिलता है। तो ये हमारा क्या समझाना चाहता है कि जब आप क्या करते हैं, जब हम लोग चलने की कोशिश करते, मतलब वो बस चलने की कोशिश करती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का सिर्फ हाफ पार्ट ही झुक पाता है, पूरा नहीं झुक पाता। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपकी इनर्शिया की वजह से।
क्योंकि कोई चीज जब रेस्ट में है, अब देखिए बस भी खड़ी थी, हम भी खड़े थे, तो हम रेस्ट में रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही फोर्स लगा वैसे ही हमारी बॉडी का एक पार्ट हिला, दूसरा क्यों नहीं हिला? क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहता था। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? आपका जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वो कौन सा होगा? बस, ड्राइवर एंड ए पर्सन, यानी कि आपकी बस चलने वाली है, रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो, बस चली और आप झुक जाते हैं। दूसरा जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है आपका कारपेट का। कारपेट, आपका डस्ट एंड स्टिक। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा हमारे घर में जो कारपेट होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा डस्ट हो जाती है तो आप उसको ऐसे पकड़ के और फिर उसको स्टिक से जब बिटन करते हैं, उसको मारने लगते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो कारपेट है वो स्टिक की वजह से पीछे के साइड चला जाता है, लेकिन आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे आके गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आपका क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए, जब आप कारपेट को या अपने हाथ में पकड़ते हैं या कहीं पे भी लटकाते हैं तो क्या होता है? वो रेस्ट पोजीशन में है और उसी के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी क्या होंगे? रेस्ट पोजीशन में होंगे। जैसे ही आप किसी भी स्टिक से, डंडे से उसको बीट करते हैं, उस पे मारते हैं, तो जो आपका कारपेट है वो तो आपका मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल अब भी किस में रहने की कोशिश करते हैं? वो अब भी रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कारपेट पीछे चला जाता है और आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ आके गिर जाते हैं? नीचे आके गिर जाते हैं और आपका कारपेट क्या हो जाता है? वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि सोच के देखिए कि आपका जो डस्ट पार्टिकल था और आपकी कारपेट थी वो रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहता था। जैसे ही कारपेट मोशन में आया, कारपेट तो मोशन में आ गया क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो अब भी किस में रहे? रेस्ट में, और आके कहाँ गिर गए? नीचे। तो ये भी क्या है? आपके इनर्शिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। आई होप सेकंड वाला एग्जाम्पल भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है आपका हॉर्स एंड जो आपका राइडर होता है, हॉर्स राइडर, उसका। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक हॉर्स है और उसके ऊपर राइडर बैठा हुआ है। हॉर्स एंड राइडर बोथ आर इन अ मोशन, दोनों मोशन में हैं और घोड़ा दौड़ रहा है। जैसे ही एकदम से घोड़ा रुकता है, जो राइडर है वो पीछे की तरफ चला जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। उसका नीचे वाला पार्ट अब भी घोड़े के ऊपर ही है और बैठने वाली पोजीशन पे है, लेकिन उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। इसका मतलब कि उसकी बॉडी का ऊपर वाला जो पार्ट है वो मोशन में आ गया, लेकिन नीचे वाला पार्ट इनर्शिया की वजह से किस में है? अब भी रेस्ट में ही है। तो हमारा दोबारा से इनर्शिया और फर्स्ट लॉ फॉलो करता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये भी हमारा स्पेसिफाई कराता है क्या? कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या है और हमारा इनर्शिया का लॉ क्या है। ऐसे ही सेम हमारा जो फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो होगा हमारा कोई भी एक ट्री। आपने देखा होगा बच्चे बहुत बार क्या करते हैं? पेड़ को पकड़ के और फिर उसको एकदम से हिला देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी पेड़ों की जो कमजोर पत्तियां होती हैं, अब देखिए पहले पेड़ और उनकी जो लीव्स थी, पेड़ हमारे ट्रीज की जो लीव्स थी वो रेस्ट में थी। जैसे ही हमने उस पेड़ को पकड़ा और उसको हिलाया, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। जैसे ही पेड़ को हिलाएंगे, पेड़ तो मोशन में आ गया, ट्री तो मोशन में आ गया, लेकिन अब भी जो हमारे लीव्स थी वो किस में रहने की कोशिश करती है? रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। और जैसे ही हम उसको हिलाते हैं, पत्तियां कहाँ की गिर जाती हैं? आपकी नीचे की तरफ आके गिर जाती हैं। दैट्स मीन अगेन हमारा फर्स्ट लॉ एंड हमारा इनर्शिया का जो लॉ है वो फॉलो हो गया। हमारा जो फिफ्थ लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्जाम्पल है वो कौन सा है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने कोई एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगी ये लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं कि आखिर में होता क्या है।
तो मैं अभी आपको नॉर्मली बता देती हूँ क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद कभी ट्राई करूंगी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने की। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई एक ग्लास है हमारे हाथ में, उसके ऊपर हमने कोई कार्डबोर्ड रख दिया। कार्डबोर्ड कोई भी एक गत्ता वगैरह हो सकता है। आप जब उसके ऊपर सिक्का रखते हैं, कोई भी 5 कॉइन वगैरह रखते हैं, तो वो कॉइन आपका जो कार्डबोर्ड है दोनों ही किसमें है, रेस्ट पोजीशन में। अब वो खुद से तो हिल नहीं सकते, खुद से तो मोशन में आ नहीं सकते। वो तब तक मोशन में नहीं आएंगे जब तक हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी एक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, उसको मोशन में लाने के लिए हमें ही क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ कोई भी कार्डबोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने रख दिया कॉइन। हमने बहुत ध्यान से उस कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया और उसको मोशन में लाने की कोशिश की। हमने जैसे ही उस कार्डबोर्ड को फोर्स लगाया, कार्डबोर्ड आके इधर के साइड से ग्लास से नीचे गिर जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सिक्का उस कार्डबोर्ड पे रखा था वो आपका ग्लास में जाके गिर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्डबोर्ड और जो कॉइन था वो दोनों ही रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन हमने फोर्स किसके ऊपर अप्लाई किया, कार्डबोर्ड के ऊपर। तो कार्डबोर्ड तो आपका कहाँ चला गया, बाहर की तरफ, और जो आपका कॉइन था वो कॉइन रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रहा था। किसके कारण, इनर्शिया की वजह से। तो कॉइन आपका कहाँ जाके गिर जाता है, आपके ग्लास में। तो ये भी आपका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, जो कि आप प्रैक्टिकली भी जरूर करके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स डिफाइंस इनर्शिया कंप्लीट होता है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आपके एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहना चाह रहा है, इनर्शिया क्या कहना चाह रहा है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन कुछ नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है कि हमारा जो कोई भी बॉडी है वो